हाँ जी डियर व्यूअर्स, हमारा जो आज का वीडियो है वो क्लास 10th के लिए है। और क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 3 है हिस्ट्री का, जिसका नाम है द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड। इस चैप्टर के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि जिस ग्लोबल वर्ल्ड के अंदर आज हम प्रेजेंट डेट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, इस दुनिया तक पहुंचने में हमें किस तरीके से स्ट्रगल करना पड़ा और किन किन फैक्टर की कंट्रीब्यूशन की वजह से हम दुनिया से कनेक्ट हुए हैं। और दूसरा, हम इस चैप्टर को इस रेफरेंस में पढ़ेंगे कि आज से 1000-1200 साल पहले दुनिया कैसे कनेक्टेड थी एक दूसरे के साथ, और आज की जो डेट है हमारे पास, जो 21st सेंचुरी भी चल रही है, इसमें भी हम दुनिया के साथ कनेक्टेड हैं, लेकिन इस कनेक्टिविटी में क्या क्या चेंजेस आए हैं। अगर आप एक बार इमेजिनेशन करके देखोगे तो आज से 1000 ईयर अगर हम बैक जाते हैं तो 1000 ईयर पहले हमारे पास इतनी एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं था, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, हमारा ट्रेड बहुत लिमिटेड कंट्री के साथ था। और 1000 अगर एडी की बात करें, जिसको हम प्री मॉडर्न वर्ल्ड के नाम से भी जानते हैं, तो उस समय दुनिया के अंदर बहुत सारे देश ऐसे थे जिनके बारे में, उनके एग्जिस्टेंस होने के बारे में भी हमें नहीं पता था। एग्जाम्पल के तौर पर, यूरोपियन कंट्री को अमेरिका के बारे में नहीं पता था, यूरोपियन कंट्री को एशिया के अंदर भारत के बारे में नहीं पता था। 1498 के अंदर वास्को डी गामा इंडिया के अंदर आया, तब जाके यूरोपियन कंट्री को इंडिया के बारे में पता लगा, यहाँ के रिसोर्सेज के बारे में पता लगा, और उन रिसोर्सेज को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने से हम यूरोप से कनेक्टेड हुए। फिर इसी तरीके से डिफरेंट टाइप के जो कैनाल्स हैं उनके ज़रिए दुनिया कनेक्टेड हुई। 1869 के अंदर स्यूज़ कनाल बनी, तब जाके यूरोप का जो लिंक है वो इंडिया और एशिया के साथ शॉर्टकट वे से डेवलप हुआ। तो ये जो डेवलपमेंट हुई है 1000 एडी से लेके 2025 तक, इन डेवलपमेंट के अंदर बहुत तरह के जो फैक्टर्स हैं, उन्होंने दुनिया का जो आज कनेक्टिविटी है, इंटरकनेक्टेडनेस है, उसको काफ़ी हद तक चेंज किया है। तो इस चैप्टर के अंदर हम अभी पढ़ने जा रहे हैं कि एक तो हमारे पास जो मॉडर्न वर्ल्ड है, जिसको हम 21st सेंचुरी के अंदर काउंट करते हैं, और एक हमारा वर्ड है प्री मॉडर्न, जो कि 1000 एडी के आसपास है। तो 1000 एडी से लेके आज 2025 तक दुनिया कैसे डेवलप हुई है, और दुनिया के अंदर जो कनेक्टिविटी है वो किस तरीके से डेवलप हुई है, और ये वर्ड है जो वो कैसे बना है, इन सब के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एक टर्म है ग्लोबलाइजेशन। तो सबसे पहले हम ये समझना चाहेंगे कि ग्लोबलाइजेशन क्या है, और उसके बाद हम इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो हमारे पास टर्म का नाम है ग्लोबलाइजेशन। अब जो ग्लोबलाइजेशन वर्ड है, इसका बेसिक मतलब ये होता है कि दुनिया के अलग अलग जितने भी नेशंस हैं, आज की डेट के अंदर पूरे वर्ल्ड के अंदर 196 के आसपास नेशंस हैं, कंट्रीज़ हैं, और इन कंट्रीज़ के अंदर सभी की एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंस है। कोई भी कंट्री अपने आप में इतनी कैपेबल नहीं है कि वो हर तरह की जो डिमांड्स है उनको पूरा कर सके, कैपेबल हो। किसी देश के पास किसी तरह के रिसोर्स की कमी है, किसी देश के पास टेक्नोलॉजी की कमी है, किसी देश के पास स्किल्ड लेबर की कमी है। तो अलग अलग चीज़ों के लिए हर कंट्री एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है, और इसके लिए हम दुनिया के अलग अलग देशों के साथ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं। अब जितना भी ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स है ट्रेड के अंदर, ये हम अलग अलग चीज़ों का करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, हम सबसे पहले इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं दुनिया के अलग अलग देशों में गुड्स का, और गुड्स के लिए हम यूज़ करते हैं एक टर्म विजिबल आइटम्स। विजिबल मतलब जिसको फिजिकली देखा जा सकता है। जब भी हम इंटरनेशनल बाउंड्री से कोई चीज़ क्रॉस करती है तो जिसको हम विजिबली देख सकते हैं, तो उसको बोलते हैं हम गुड्स। और इसी के लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं मर्चेंडाइज। इसी के लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे मर्चेंडाइज। इसके अलावा हम दुनिया के अलग अलग देशों के अंदर सर्विस का भी एक्सचेंज करते हैं, और सर्विस के लिए हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं इनविजिबल आइटम्स। इसके अंदर बेसिकली जितने भी स्किल्ड लेबर है, स्किल्ड पर्सन है, या इंटरनेट है, कम्युनिकेशन है, ये सब कुछ है जो इनविजिबल है। जब भी आपके मोबाइल के अंदर गूगल, यूट्यूब कुछ भी आप डाउनलोड कर रहे हो, चला रहे हो, तो ये सब चीज़ें हमें रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से अचीव हो रही हैं, और इनको इंटरनेशनल बाउंड्री से क्रॉस करते समय हम नहीं देख सकते, फिजिकल फॉर्म में नहीं देख सकते। इसके अलावा हम देखते हैं कि ह्यूमन आइडियाज़ का भी ट्रांसफ़र होता है।
अब जैसे महात्मा गांधी के जो आइडियाज़ हैं वो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड मतलब दुनिया के दूसरे देशों में भी वो आइडियाज़ पहुंचे हैं। सत्याग्रह का कंसेप्ट है तो वो यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर भी फॉलो किया जाता है, बहुत सारे फॉलोअर हैं महात्मा गांधी जी के। इसी तरीके से हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा तो फ्रेंच रेवोल्यूशंस के अंदर डिफरेंट जो फिलोसफर्स के आइडिया है, इक्वलिटी है, लिबर्टी है, ब्रदरहुड है, ये सभी आइडियाज़ है जो इंडिया के अलग अलग फिलोसफर ने अडॉप्ट किए। तो ह्यूमन के जो आइडियाज़ हैं ये भी ट्रैवल करते हैं जब हम दुनिया से किसी प्रकार की भी कोई कनेक्टिविटी मेंटेन करते हैं। इसके अलावा इसके अंदर कैपिटल भी मूव करती है। कैपिटल का मतलब है जैसे कि प्रॉपर्टी है, शेयर है, ये सब चीज़ें भी फिजिकल जितने भी हमारे एसेट्स हैं इन सब की भी एक ट्रांजेक्शन्स होती है। और इन सब का जब ट्रेड दुनिया के अलग अलग देशों में होता है और उसके ऊपर किसी प्रकार की भी कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस, जब दुनिया के अलग अलग देशों के बीच में इन सभी चीज़ों का जो एक्सचेंज है वो बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के होना शुरू होता है तो दुनिया आपस में कनेक्ट होती है, इंटरकनेक्टेडनेस उनकी इंक्रीज होती है और इसी कंसेप्ट का नाम होता है ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन बेसिकली दुनिया के अलग अलग देशों में जितनी भी गुड्स या सर्विस या ह्यूमन कैपिटल या जब आइडियाज़ का फ्लो होना शुरू होता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक और उसमें किसी प्रकार की कोई भी अगर रिस्ट्रिक्शंस ना हो, ये सब चीज़ों का जो फ्लो है वो फ्रीली हो, विदाउट एनी बैरियर, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस, विदाउट एनी प्रोविशंस। सो दिस कंसेप्ट इज नाउन एज ग्लोबलाइजेशन। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ग्लोबलाइजेशन का जो कंसेप्ट है वो क्लियर होगा। अब एक बार हम इसकी डेफिनेशन के ऊपर नज़र मार लेते हैं कि डेफिनेशन क्या है। तो ग्लोबलाइजेशन के अंदर हमने सबसे पहले लिखा कि इट इज़ दी फ्रीली फ्लो। फ्रीली फ्लो का मीनिंग जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के। किस चीज़ का फ्लो होगा इसके अंदर? गुड्स का, सर्विस का, ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल मतलब जैसे स्किल्ड लेबर है, स्किल्ड कोई भी हमारे पास डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, इनका भी फ्लो होता है। लोग माइग्रेट करते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर। आइडियाज़ का फ्लो होता है इसके अंदर। आइडियाज़ के अलावा इसके अंदर जो हमारी फिजिकल एसेट्स हैं इनका भी फ्लो होता है। किसके बीच में होता है? अमंग दी डिफरेंट नेशन, दुनिया के अलग अलग देशों के बीच में। और इससे क्या होता है कि इससे आपकी दुनिया के देशों के साथ इंटरकनेक्टेडनेस होती है और आप एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंड भी करते हो। तो ये आपकी डेफिनेशन है ग्लोबलाइजेशन की। तो ग्लोबलाइजेशन समझने के बाद हमारे पास अब आगे नेक्स्ट जो कंसेप्ट है कि जो ग्लोबलाइजेशन है इसको हम दो फेज के अंदर पढ़ने जा रहे हैं। एक फेज तो हमारे पास है प्री मॉडर्न वर्ल्ड का, प्री मॉडर्न वर्ल्ड, और एक हमारे पास है आज का जो मॉडर्न वर्ल्ड यानी कि 21st सेंचुरी। और हमने इस चैप्टर में यही चीज़ कवर करनी है कि प्री मॉडर्न वर्ल्ड से आज मॉडर्न वर्ल्ड तक हम कैसे अराइवल हुए हैं। और प्री मॉडर्न वर्ल्ड का मतलब है कि आज से 1000 साल पहले यानी कि 1000 AD के आसपास का जो टाइम पीरियड है उसको हम बोलते हैं प्री मॉडर्न वर्ल्ड। और जो हमारी 21st सेंचुरी का जो टाइम पीरियड है इसको हम बोलते हैं मॉडर्न वर्ल्ड। अब इसी रेफरेंस में हमने ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि पहले दुनिया एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड थी और कितना कनेक्टेड थी, और मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर हमने ये देखना है कि आज के टाइम में किन किन फैक्टर्स की वजह से जो ये कनेक्टिविटी है वो कैसे इंक्रीज हुई है। तो अब सबसे पहले हमारा इस चैप्टर का टॉपिक है प्री मॉडर्न वर्ल्ड। तो प्री मॉडर्न वर्ल्ड आपको क्लियर हो गया होगा कि 1000 AD के आसपास का जो टाइम पीरियड है इसी का नाम है हमारे पास प्री मॉडर्न वर्ल्ड। तो अगर ग्लोबलाइजेशन की रेफरेंस में इन दोनों को देखें तो इसमें जो कनेक्टिविटी थी वो बहुत लिमिटेड थी, लेकिन अब जैसे जैसे हमारे पास नई नई डेवलपमेंट्स हुई हैं, टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर काफ़ी तेज़ी आई है, तो इससे हमारी जो कनेक्टिविटी है वो काफ़ी एनहांस हुई है। आज हम फास्ट ग्रोइंग दुनिया के साथ बहुत तेज़ी से कनेक्टेड हो रहे हैं। आज दुनिया के अंदर कहीं भी कोई इंसिडेंट होता है तो हमें उसकी इंफॉर्मेशन है जो वो कुछ सेकंड्स के अंदर ही हमारे फ़ोन्स के अंदर आ जाती है और हम गूगल के साथ बहुत जल्दी से पूरी दुनिया के साथ कनेक्टेड हो चुके हैं। ये सब कुछ लेटेस्ट जो डेवलपमेंट्स है, टेक्नोलॉजी का ही सारा खेल है, जिसकी वजह से हम आज बहुत तेज़ी से दुनिया के साथ कनेक्टेड हो रहे हैं। तो यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है और चैप्टर का पहला जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है प्री मॉडर्न वर्ल्ड।
प्री मॉडर्न वर्ल्ड में उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर होगा। आज से 1000 एडी का जो टाइम पीरियड है, 1000 साल पहले का टाइम पीरियड है, तो उसी को यहाँ पर नाम दिया गया है प्री मॉडर्न वर्ल्ड। अब सबसे पहले देखेंगे कि प्री मॉडर्न वर्ल्ड में जब दुनिया आपस में कनेक्टेड हो रही थी तो उस समय कनेक्टिविटी किस वजह से हुई, उसके पीछे कौन से फैक्टर्स थे, किस किस चीज़ की उस समय ट्रांजेक्शन्स होती थी, और हमारे पास मॉडर्न टाइम के अंदर इस चीज़ का क्या प्रूफ है कि आज से 1000 ईयर पहले भी दुनिया कनेक्टेड थी। तो सबसे पहले दुनिया में उस समय कनेक्टेड करने के लिए कौन कौन इसमें शामिल था। तो देखिए, दुनिया के अंदर आज से 1000 साल पहले जो रिलीजियस नॉलेज थी उसको गेन करने के लिए ज़्यादातर लोग ट्रैवल करते थे या ट्रेडर्स थे, ये ट्रैवल करते थे। तो बेसिकली इसमें सबसे पहले तो हमारे पास जो दुनिया के अलग अलग देशों में ट्रैवल करने वाले लोग हैं उनके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे ट्रैवलर्स, एडवेंचरस, जो दुनिया को देखने के लिए निकले हैं। जैसे इब्न बतूता का नाम हमारे सामने एक एग्जाम्पल, ठीक है। तो जो दुनिया को देखने के लिए अफ्रीका से चाइना, मंगोलिया और यहाँ तक कि वो इंडिया में भी आया। तो ट्रैवलर नॉलेज लेने के लिए अलग अलग देशों में ट्रैवल करते थे। इसके अलावा इसमें ट्रैवल करने के साथ एक थे आपके ट्रेडर्स, व्यापारी भी थे। जैसे कि ब्रिटिश टाइम पीरियड में जो पुर्तगाली हैं वो यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडर्स की आई और उन्होंने यहाँ से रॉ मटेरियल लेके और यूरोपियन कंट्री तक लेके गए, वहाँ से फिर इसको तैयार करके और यहाँ पर इंडिया में सेल किया। तो ट्रेड करने के पर्पज़ से भी लोग हैं जो वो पहले एक कंट्री से दूसरी कंट्री में मूव करते थे। इसके अलावा कुछ प्राइस्ट भी थे जो कि अपनी स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए ट्रैवल करते थे। इसके अलावा इसके अंदर पिलग्रिम्स भी थे। पिलग्रिम्स का मतलब होता है तीर्थयात्री, जो किसी तीर्थ यात्रा पर निकलते हैं। कुछ लोग मक्का मदीना के लिए जाते हैं, कुछ लोग हरिद्वार जाते हैं। तो अलग अलग जो पिलग्रिम्स हैं, जैसे कि बुद्धिस्ट मॉन्क हैं वो तिब्बत के अंदर जाते हैं। तो ये पिलग्रिम्स हैं जो वो भी एक दूसरे के देशों में ट्रैवल करते थे। तो इनके साथ ही दुनिया पहले ज़्यादातर कनेक्टेड थी। अब दूसरी बात है कि ये किस पर्पस के लिए जाते थे। तो सबसे पहला तो इनका मेन पर्पस होता था कि लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर नॉलेज के लिए जाते थे। जैसे भारत के अंदर ह्यून सांग नाम का पर्सन जो कि चाइना से आया, 6th सेंचुरी के आसपास आया, तो वो इंडिया का जो कल्चर है, जो इंडिया की ओल्ड जो बुक्स हैं, ऋग्वेद्स हैं, उनकी स्टडी करने के लिए, उसकी नॉलेज लेने के लिए वो इंडिया में आया था। तो मेन पर्पस होता था ज़्यादा करके नॉलेज लेना। तो नॉलेज के पर्पस से वो लोग इधर आते थे। कुछ लोग इसलिए भी आते थे अपॉर्चुनिटी के लिए। उनको लगता था कि हमारी कंट्री के अंदर हमारे पास इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है खुद को ग्रोथ करने के लिए, और दूसरे देशों के अंदर जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो ज़्यादा बेटर्स हैं। जैसे एग्जांपल, आज के टाइम में इंडिया के बहुत सारे लोग अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो, या उनकी जो वेजेस हैं उनकी अपॉर्चुनिटी ज़्यादा बेटर है। उनको लगता है कि वहाँ पर काम करने से 8 ओवर्स के अंदर हमें 80 टाइम्स जो अमाउंट है वो ज़्यादा मिलेगी। तो इसीलिए बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए भी लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रैवल करते थे। अब इसके अलावा कुछ लोग अपनी स्पिरिचुअल अचीवमेंट के लिए भी जाते थे, आत्मा की शांति के लिए भी जाते थे, ताकि उनकी आत्मा को किसी प्रकार की शांति मिल सके। तो स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट के लिए भी, जैसे बहुत सारे तपस्वी लोग हैं, साधु लोग हैं, वो किसी ऐसे देश में चले जाते हैं जहाँ पर उनको लगता है कि हाँ, हिमालय के अंदर बैठकर बहुत अच्छी परमात्मा की वर्शिप हो सकती है। तो अपनी आत्मा को शांति देने के लिए भी बहुत सारे लोग हैं जो वो ट्रैवल करते थे। अब उसके बाद आता था कि इसमें किस किस चीज़ की ट्रांजैक्शन होती थी। जब ये लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते थे तो उस समय वो किस किस चीज़ का एक्सचेंज करते थे, ट्रांजैक्शंस करते थे। तो सबसे पहले तो ये अपने साथ बहुत तरह की अलग अलग तरह की गुड्स लेके जाते थे जो उनकी कंट्री की होती थी। उनको लगता था कि शायद जो अगर मैं किसी दूसरी कंट्री में जाऊंगा तो मुझे ये गुड्स वहाँ पर खाने के लिए मिले या ना मिले, या यूज़ करने के लिए मिले या ना मिले। तो अपने साथ बहुत सारी जो गुड्स हैं उनको वो साथ में कैरी करते थे। अब कैरी करने के बाद जब वो दूसरी कंट्री में जाती थी तो लोग उन चीज़ों को देखते थे कि हाँ, कोई ट्रैवलर आया है और हमारी कंट्री के अंदर ये गुड लेके आया है, और उसको देख के उस चीज़ का वो इस्तेमाल करने लग गए।
तो धीरे धीरे वो चीज़ उस देश में भी पॉपुलर होगी। अब जैसे आप नेक्स्ट चैप्टर पढ़ोगे जल्दी, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। वुडन ब्लॉक प्रिंटिंग है, चाइना से चली, चाइना से धीरे धीरे वो यूरोप तक गई। तो एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक चीज़ें ट्रैवल करती हैं जब कोई कंट्री के व्यक्ति दूसरी कंट्री में ट्रैवल करते हैं। इसके अलावा मनी, वो अपने साथ अलग अलग तरह की करेंसीज लेके आते हैं, तो उन करेंसीज का भी साथ साथ में ट्रांजेक्शन्स होता है, ट्रैवल्स होता है। इसके अलावा आपकी स्किल का भी ट्रैवल होता है, एक्सचेंज होता है। अब चाइना के लोगों के अंदर जो स्किल है, अगर कोई चाइनीज़ पर्सन यहाँ पर इंडिया में आता है तो उससे इंडिया के लोगों के अंदर मार्शल जो आर्ट है उसकी स्किल आ सकती है। यूरोपियन लोग जब भारत में ट्रैवल करते हैं तो वो अपने साथ अलग अलग तरह की स्किल्स लेके आते हैं, तो उन स्किल्स को हम कॉपी करके इंडिया के अंदर उसका एक्सपेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा अलग अलग तरह की इन्वेंशंस हैं, खोज होती हैं, अलग अलग तरह की डिस्कवरीज होती हैं, तो उन चीज़ों का भी ट्रैवल होता है। लेकिन एक चीज़ सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है उसमें आती है जर्म्स की, डिसीजेस की। डिसीजेस भी ट्रैवल करती हैं। अभी चैप्टर की जो पार्ट 3 है 1.3 के अंदर हम ये देखेंगे कि यूरोपियन कंट्रियों ने कैसे अमेरिका के लोगों के ऊपर कब्जा करने के लिए अलग अलग तरह की जो डिसीजेज हैं एनिमल के ज़रिए उनको इन्फेक्टेड करके किसी कंट्री में लेके जाना और वहाँ की इकोनॉमी को ख़राब करके खुद उस देश के ऊपर कब्जा करना। तो ऐसी यूरोपियन कंट्रियों की बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं, और उन पॉलिसीज़ के अंदर वो अलग अलग तरह की जो डिसीजेज हैं उनको देश से बाहर लेके गए हैं, और जर्म्स हैं जो वो ट्रैवल करते हैं। जैसे अभी लेटेस्ट कोविड-19 है, इसको भी ट्रैवल ही किया गया था। तो एक देश से दूसरे देश तक जब कोई भी चीज़ ट्रैवल करती है तो उसमें जर्म्स और डिसीजेस भी साथ साथ ट्रैवल करती हैं। अब ये सब कुछ तो हमने पढ़ लिया कि ट्रैवल कौन करता था, क्यों करता था, और किस किस चीज़ का उसके अंदर एक्सचेंज था। अब हम ये भी समझना चाहेंगे कि हमारे पास इस चीज़ का क्या प्रूफ है। हम कैसे कह सकते हैं कि ये सब कुछ ऐसे ही ट्रैवल करता था जैसा कि हम इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इसके पास हमारे पास बेसिकली कुछ फैक्ट्स हैं, प्रूफ हैं। तो सबसे पहला प्रूफ है कि एक्टिव कोस्टल ट्रेड। अब एक्टिव कोस्टल ट्रेड, कोस्टल ट्रेड का मतलब होता है कि जैसे हमारा ये एरिया हो गया ना जहाँ से हमारा वाटर बॉडीज़ हैं साथ में, तो ये सारा जो एरिया है इसको हम बोलते हैं कोस्टल एरिया। अब यहाँ पर जैसे हम देखेंगे ब्रिटिश टाइम पीरियड के अंदर बॉम्बे, दमन एंड दीहू, सूरत, मुसलीपुट्टम, ठीक है, तो ये सारे जो डायमंड हार्बर है, या यहाँ पे आप एक नाम सुना होगा टुट्टीकॉर्न, ये अलग अलग जो सी पोर्ट्स हैं ना, ये आज भी हमारे पास एक्टिव हैं। एक्टिव कैसे हैं? ये ब्रिटिश पीरियड में ही डेवलप हुए थे, ऑलमोस्ट 15-16 सेंचुरी के आसपास, और ये पिछले 400 साल से आज भी भारत के अंदर एक्टिव हैं। तो हमें इस बात का ये प्रूफ मिलता है कि अगर ये आज भी एक्टिव हैं तो इनको प्री मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर किसी ने तो डेवलप किया होगा। अगर डेवलप किया है तो इसका मतलब कि उस समय ट्रेड भी होता होगा। नहीं तो पहले भारत के अंदर ये बॉम्बे वाला सी पोर्ट है, जो सूरत वाला सी पोर्ट है, ये इतने एक्टिव नहीं थे। टुट्टीकॉर्न ब्रिटिश ने बनाया था, डायमंड हार्बर बनाया, यहाँ पर पारादीप है, आप ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 7 में रीड करोगे। तो ये सारे हमारे पास एक प्रूफ है कि जो सी पोर्ट्स या ट्रेड के लिए जो कोस्टल एरिया पहले बनाए गए थे वो आज भी अगर एक्टिव हैं तो इट मीन्स ये प्रीवियस मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर भी एक्टिव थे, और यहीं से ट्रेड होता था और दुनिया कनेक्टेड थी। तो ये हमारे पास फर्स्ट प्रूफ है। दूसरा हमारे पास एक प्रूफ है काउडीज, जिसको हम सिंपल इंग्लिश के अंदर वर्ड यूज करते हैं सी शेल्स। ये कुछ ऐसे प्रूफ हमें आज यूरोपियन देशों के अंदर मिला है, और ख़ास करके हमारा जो इंडिया के मैप के नीचे एक आप एक कंट्री देखोगे मालदीव्स। जैसे आप ये इंडिया का मैप है तो इसके यहाँ पर एक कंट्री बनी हुई है मालदीव्स। तो यहाँ से यूरोपियन कंट्री के अंदर जब ये सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था तो यहाँ से जो काउडीज हैं उनमें ट्रेड होता था। ये एक तरह की करेंसी होती थी जो पहले यूरोपियन कंट्रीज़ के द्वारा एक्सचेंज की फॉर्म में, खास करके एशिया वाले देशों से जब ये ट्रेड होता था तो कॉडीज़ के अंदर ही ये ट्रेड होता था। और इसके जो एविडेंस, जो प्रूफ है, वो आज भी हमें यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर देखने को मिलते हैं। तो हमें यहाँ से जो प्रूफ मिलता है वो मिलता है करेंसी का, और करेंसी से ही हमें पता लगता है कि जो प्रीवियस हमारा मॉडर्न वर्ल्ड टाइम पीरियड है उसके अंदर कैसे ट्रेड होता था। तो ये दो हमारे पास एविडेंस हैं।
जिससे हमें ये पता लगता है कि ट्रेड किस तरीके से होता था।